Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is disorders of respiratory system. Respiratory system रिलेटेड होता है ब्रीदिंग से और सेलुलर रेस्पिरेशन से, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हमारी सेल्स, और जो मेटाबॉलिज्म होती है सेल्स में उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उसको बाहर निकालते हैं। तो ये काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यदि ये काम ठीक से नहीं हो पा रहा तो हम कहेंगे कि डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर है। तो इसमें होता क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हम जानते हैं कि इसमें शुरू में एक तो लैरिंग्स है, हमारे फेरिंग्स के यहाँ पर लैरिंग्स होता है, उसके बाद ये ट्रेकिया होती है, और ट्रेकिया फिर क्या होती है, ये ब्रांच हो जाती है दो ब्रोंकाई में, और फिर ये ब्रोंकाई ब्रांच होती हैं, फिर ये ब्रोंक्यूल्स में, फिर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, रेस्पिरेटरी, इस तरह से ब्रोंक्यूल्स बनती जाती हैं, और लास्ट में जाके जो है वो एल्वियोलाई होती हैं इस तरह से इसमें, और ये एल्वियोलाई मिलके ही वो लंग्स की शेप ऐसे ही इस साइड में है, तो ये लंग्स की शेप इस तरह से आ जाती है। ये लेफ्ट लंग हो गया और ये राइट लंग हो गया, यहाँ पर ये डायफ्राम आता है। तो इस तरह से ये, और इनमें हम जानते हैं कार्टिलेजिनस की सी शेप्ड रिंग्स होती हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। तो ये सब तो हो गया एयरवेज, जो कहाँ कहाँ से हवा जाएगी अंदर और कहाँ से निकलेगी वो पूरा एयरवेज है। ब्रोंकाई ये ट्रेकिया, सांस की नली जिसको हम कहते हैं, फिर ये दो ब्रोंकाई हो गए, और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हो गए, और लास्ट में जाके ये सैक लाइक क्या होते हैं, एल्वियोलाई। तो ये पूरा है, यहाँ से हवा जा रही है और यहाँ अंत में कहाँ पहुँच रही है, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई के ऊपर सारी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज वहाँ होता है। ये सब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। तो डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, जो एक्चुअली में डिजीज या डिसऑर्डर जो है वो क्या है, नॉट परफेक्ट वर्किंग ऑफ द एयरवेज एंड लंग्स। जो परफेक्ट होना चाहिए वो नहीं है, एयरवेज में और लंग्स में जो परफेक्ट काम होना चाहिए था वो ना हो, जिससे कि क्या हो, ह्यूमन रेस्पिरेशन अफेक्टेड हो। तो इसको हम कहेंगे डिसऑर्डर या डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें बहुत तरह के होते हैं, इसमें डिसऑर्डर हो सकते हैं बहुत सारे, आपको थोड़े से ही पढ़ने, सारे नहीं पढ़ने हैं। तो ये था सबसे पहला जो और सबसे कॉमन जो डिसऑर्डर है वो है एस्थमा। एस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। हमने जो बताया था अभी, ये ट्यूब्स हैं, रेस्पिरेटरी ट्यूब्स हैं, उसमें क्या आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें सूजन हो जाती है एयरवेज में, और एयरवेज क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, जिसमें से एयर को पास होना है वो रास्ता क्या हो गया, सकरा हो गया, नैरो हो गया, और वो सूज जाता है और ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जो ट्यूब्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, उससे वो क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं और सूज जाती है, फूल जाती है, और एक्स्ट्रा म्यूकस, जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा म्यूकस सिक्रीट होने लगता है, जिससे कि क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है इन ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। तो यदि हम इसको बनाएं तो इस तरह से हो जाएगा,
ये तो नॉर्मल केस में तो क्या होता है, ये ब्रोंकस ब्रोंकाइया ब्रोंक्यूल है और इनमें यहाँ पर ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है जिससे कि इसकी वॉल्स चिपकती नहीं है। और यहाँ पर ये क्या है, इसकी वॉल है और इतना ये क्या है, एयरवे, इसकी जो ल्यूमेन जिसमें एयर पास होती है वो इतना है। और यहाँ पर जो म्यूकस सीक्रेट हो रहा है वो यहाँ पर रहता है। ये है म्यूकस। ये केस है नॉर्मल में, नॉर्मल के केस में ये पोजीशन है। अब यदि ये इसमें अस्थमा हो गया तो ये क्या हो जाती है, पहली चीज़ तो इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकियोल्स में, तो ये इस तरह से हो जाएंगी। तो ये क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई इसमें। लेकिन स्वेलिंग का मतलब ये नहीं है कि फैल गई, एक्चुअली में इसमें क्या हो जाता है, म्यूकस इतना ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है और जो इसकी कैविटी है जहाँ पर कि एयर को पास होना है वो क्या हो गई, नैरो हो जाती है। और म्यूकस क्या हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो जब एयर पैसेज की का रास्ता कम हो जाएगा तो नेचुरली ब्रीदिंग में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, बहुत प्रॉब्लम आती है। ये है म्यूकस, इतना म्यूकस सीक्रेट हो गया, इतना म्यूकस सीक्रेट होने की बजाय इतना म्यूकस सीक्रेट हो गया और ये हो गई इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स और ये हो गया म्यूकस। ये म्यूकस यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सीक्रेट होता है। ये हो गया अस्थमा की प्रॉब्लम। ये नॉर्मल कंडीशन है और ये डिसऑर्डर है। तो इसमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, नेचुरल है, जब हमें इनटेक आसानी से हम नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ क्या होती है, जब ये पतला हो जाता है उसके से हवा जब फ्लो करती है तो एक आवाज़ आती है, व्हीजिंग साउंड, व्हीजिंग। वो क्या होती है, हाई पिच पतली आवाज़ होती है, विस्लिंग की तरह, जैसे सीटी बज रही हो। जबकि सांस लेने में आवाज़ आने के अंदर जाएगी तो सीटी किसी आवाज़ आएगी। ये इसकी वजह से होता है कि यहाँ पर क्या होता है, नैरो हो गया है तो कम जगह से हवा पास होगी तो वो आवाज़ करेगी। दिस इज व्हीजिंग, इसको कहते हैं व्हीजिंग। व्हीजिंग होती है, हाई पिच्ड विसिल की तरह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। उसके बाद क्या होगा, कफिंग होगी और म्यूकस प्रोडक्शन। जब म्यूकस इतना ज़्यादा होगा तो नेचुरली है ये कफ के रूप में बाहर निकलता है। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पे भारीपन लगेगा, कड़ापन लगेगा और थकान लगेगी, क्योंकि नेचुरली जब इतनी हम एक्सप्रेशन नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे में एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगी, तो थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो टायर्डनेस प्रोड्यूस होगा। और यदि बहुत एक्यूट है, जो कि किसकी वजह से होता है, ज़्यादातर ये होता है एलर्जी की वजह से, किसी चीज़ की एलर्जी है उसकी वजह से अस्थमा हो जाता है। लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, उस समय ये क्या हो जाता है, एक्यूट हो जाता है और ये कंटेजियस भी होता है, माने दूसरे के में ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ये इन्फेक्शन हो सकता है। फिर इसको राहत पाने के लिए जो डॉक्टर के पास जाना है वो तो अलग चीज़ है, पर वैसे क्या देते हैं इसमें, इनहेलर्स। इनहेलर्स में क्या होता है, मेडिसिन ओरली ना खा के उसको क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं। जो मेडिसिन है वो उसमें लगी रहती है और उसको हम अंदर ब्रीद इन करते हैं। तो ये मेडिसिन इनहेलर जो होता है वो क्या होता है, मेडिसिन ब्रीद इन करने के लिए होता है। तो ये था पहली डिजीज़ जो बहुत कॉमन है, अस्थमा। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो एयर पैसेज है वो बहुत कम हो जाता है, म्यूकस सीक्रेट ज़्यादा हो जाता है और ये इसमें जो एक्स्ट्रा म्यूकस सीक्रेट होता है जो कफ के साथ में बाहर निकलता है। तो ये सब सिम्टम्स है और इसके लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं इनहेलर, जिससे मेडिसिन जो है वो उसको ब्रीद इन कर सके। दूसरी जो डिजीज इसमें या डिसऑर्डर होता है वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा ये दूसरा डिसऑर्डर है। ये जो है क्रोनिक है, ज़्यादा उस अस्थमा से ज़्यादा सीरियस है ये। और इसमें क्या होता है, जो एल्वियोलाई हमने बताए थे कि लास्ट में ब्रोंकियोल्स के लास्ट में एल्वियोलाई होते हैं, सैक्लाई,
तो वो किस लिए होते हैं, वो सैक लाइक होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये कांटेक्ट में होते हैं ब्लड कैपिलरीज के। जैसे सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा गैसेज एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकलेगी, तो इस तरह से हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, एल्वियोलाई जो होती हैं उनकी वॉल डैमेज हो जाती हैं और रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो गया मतलब रेस्पिरेशन कम हो गया, मतलब ऑक्सीजन इनटेक कम हो गया, मतलब एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। तो इसमें ब्रोंक्यूल्स का रोल नहीं है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और उसकी वजह, और जो सीलिया है पूरे रेस्पिरेटरी जो पैसेज है उसमें सीलिया होते हैं, सेल्स में कुछ इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं सीलिया लाइक, वो क्या करते हैं, वो मूव करते रहते हैं और वो क्या करते हैं, ये जर्म्स और अदर डिब्रीज जो है उनको बाहर जो है एयरवेज से बाहर निकालते रहते हैं। इस तरह से ये काम करते हैं। तो सीलिया भी यहाँ क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो पहली चीज़ इसमें क्या होगी कि जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और दूसरी चीज़ जो सीलिया है पूरे एयरवेज में, ब्रोंकाई ब्रोंकस वगैरह में सेल्स के प्रोजेक्शंस होते हैं महीन वो जो होते हैं, जो कि जर्म्स को और जो और चीज़ें हैं उनको बाहर, जो डिब्रीज हैं उनको बाहर निकालते रहते हैं कंटिन्यूसली, वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये तो इसमें मेन चीज़ें होती हैं। और प्राइमरी जो सिम्टम्स इसके होते हैं वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, जब नेचुरली जब ऑक्सीजन उतनी नहीं मिलेगी तो ये इसमें नॉर्मल केस में बना लेते हैं हम। नॉर्मल केस में ये ब्रांचेस हैं ब्रोंक्यूल्स की, और यहाँ पर क्या होंगी, ये एल्वियोलाई होती है बहुत सारी, और यही जो है शेप देती हैं लंग्स को, इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये शेप देती हैं और ये सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। इन्हीं के चारों ओर पे ये बिल्कुल रेड दिखती हैं क्योंकि ब्लड कैपिलरीज इनको पूरे ओर से घेरे रखती हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल केस में, ये है एल्वियोलाई और ये हैं ब्रोंक्यूल्स। लेकिन यदि एम्फीसीमा है तो क्या हो जाता है, तब ये इस तरह से हो जाएगा। एक कार्टिलेजिनस रिंग है, जो एल्वियोलाई थी उनकी वॉल बीच की डिसॉल्व हो गई, तो नेचुरली सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर लार्ज एयर पॉकेट्स बन जाते हैं। एक एक एल्वियोलाई के अंदर कैविटी है, स्पेस है, और उनकी वॉल फ्यूज हो गई, तो वो क्या हो गया, अब अलग अलग कैविटी ना होके लार्ज एयर स्पेस बन गई, और लार्ज एयर स्पेस बनने से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से ये होता है। और इसका मेजर कारण क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। सबसे मेन कारण जो है एम्फीसीमा का क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। जो स्मोकिंग करते हैं उनके ये एम्फीसीमा होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और बड़ी बड़ी एयर पॉकेट्स बनती हैं, इंस्टेड ऑफ छोटी छोटी एयर कैविटीज़ की वजह से, की बजाय क्या बनेंगी, एयर पॉकेट्स हो जाती हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो नेचुरली है कि सांस लेने में दिक्कत आएगी। और ये तो इसलिए इसका क्योर क्या होगा, पहली चीज़ तो सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं उनको सिगरेट छोड़नी चाहिए। तो ये है दो मेन डिसऑर्डर्स जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ऑक्यूपेशनल मतलब उनकी प्रोफेशन के हिसाब से वजह से।
जैसे यदि कोई कोयले की खान में काम कर रहा है तो उसके नेचुरली कोयले की डस्ट बहुत ज़्यादा जाएगी, तो ये उसके ऑक्यूपेशन की वजह से है। तो ये जो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हैं ये कुछ इंडस्ट्रीज़ में होती है, स्पेशली कहाँ पर, जिनमें कि ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग होता है। जब सीमेंट वगैरह बनते हैं तो क्या होते हैं, स्टोन क्रश किए जाते हैं, तो इस तरह की डस्ट वहाँ पे स्टोन की डस्ट वगैरह होती है। इस तरह की इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ये प्रोड्यूस करती हैं, और वो ओवर हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, ये टॉक्सिन कंटिन्यूसली जाते हैं क्योंकि कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन है। और ये क्या करते हैं, हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको ये पूरी तरह से ये डिफेंस मैकेनिज्म इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंटिन्यूस टॉक्सिन जो है हमारे बॉडी के अंदर जाते रहते हैं। और ये जो होता है इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकती है। इन्फ्लेमेशन पता है, सूजन, जब भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूजन आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। या फाइब्रोसिस में क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज़ हैं उसके अंदर फाइबर्स होते हैं, फाइबर, लेकिन यदि ये फाइबर ज़्यादा हो जाए, प्रोलिफरेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो चीज़ जो है इलास्टिक नहीं रह जाएगी, इलास्टिसिटी उसकी ख़त्म हो जाती है, वो रिजिड हो जाती है। तो लंग्स हमारे फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी है, फाइब्रस टिश्यू है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा फाइब्रस टिश्यू हो जाए उसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस। तो इसमें जो है तो ये एक्सपोजर रहेगा लगातार वर्किंग की वजह से, तो इसमें क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस मतलब फाइब्रस टिश्यू जो है उनका प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस तरह से सीरियस लंग डैमेज हो सकता है। लंग कैंसर है, लंग टीबी है, बहुत सारी बीमारियां इसमें होती हैं। इसमें जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक हो गई एस्बेस्टोसिस, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एस्बेस्टस इंडस्ट्रीज में कंपनी जो काम करते हैं, कंटिन्यूस एस्बेस्टस के कांटेक्ट में रहते हैं, उनको जो डिजीज़ होती है, डिसऑर्डर होता है, उसको कहते हैं एस्बेस्टोसिस। फिर है न्यूमोकोनियोसिस, या इसका दूसरा नाम है ब्लैक लंग डिजीज। ब्लैक माने कैसे ब्लैक हो जाएंगे लंग्स, कोल में, तो ये वहाँ होगी जहाँ कोल माइंस में लोग काम करते हैं, कोल की डस्ट लगातार बॉडी सांस में वो लेते रहते हैं, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है वो कहलाता है न्यूमोकोनियोसिस। उसके बाद आता है सिलिकॉन, जहाँ पर सिलिकॉन के इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको होती है सिलिकोसिस। इसी तरह से एक है बाइसिनोसिस क्या कहाँ होती है, ये कॉटन, जो कॉटन रुई की होती है, कॉटन टेक्सटाइल, रुई के फाइबर्स होते हैं, ये इनहेल हो जाते हैं, अंदर जाते हैं सांस के साथ, तो इस तरह से कॉटन फैक्ट्री में काम करने वाले में बाइसिनोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है उनमें कुछ ना। तो इस सब से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि यहाँ जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए ज़रूर। जितनी भी ऑक्यूपेशनल ये डिसऑर्डर्स हैं उनसे बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रोटेक्टिव मास्क को पहनना चाहिए, क्योंकि बिना प्रोटेक्टिव मास्क के ये सारे डस्ट तो जाएगी ही जाएगी बॉडी के अंदर, क्योंकि आपका ऑक्यूपेशन ही है वो, तो कंटिन्यूअस जाती है और बार बार जाती है, उसकी वजह से ही ये डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये मेन जो है वो डिसऑर्डर्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। और इसमें जो अस्थमा था, अस्थमा जो पहले पढ़ा था उस पर क्वेश्चन भी आए हुए हैं इसमें नीट में। इसमें ये 2016 और 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, अस्थमा क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, किस रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, डाइजेशन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो नेचुरली है ये क्या है,
रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का डिसऑर्डर है, बहुत कॉमन होता है। तो इस तरह से ये आशा है समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।